हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जितने भी आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये हम पवन सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं और ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और मैं आप सभी को प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी, जितने भी सब्जेक्ट है अलग अलग प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है, यानी हम सेकंड सेमेस्टर का एनी सब्जेक्ट कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन इस टाइमिंग पर डिस्कस करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हैं, और आप चाहो तो इन प्रश्नों का नोट्स भी बना सकते हो। जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि कहानी क्या है, इसका इम्पोर्टेंस यानी महत्व क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है तथा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? तो कहानी से। तो कहानी के माध्यम से ज्ञान की वृद्धि होती है, ठीक है, सर्वांगीण विकास एवं उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। 3 पॉइंट या आप याद कर सकते हो, ज्ञान की वृद्धि, सर्वांगीण विकास और कल्पना शक्ति का विकास होता है कहानी के माध्यम से, ठीक है। सेकंड जो आपका प्रश्न है कि बालकों को कहानी पसंद होने का कारण क्या है। पहला तो प्रश्न यही था कि कहानी का महत्व क्या है ना, कहानी का महत्व क्या है। अब दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि बालकों को कहानी पसंद होने के कारण क्या है। तो फ्रेंड देखिए, हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, यानी जो कुछ भी कहानी, यानी ये कह सकते हो कहानी ऐसा होता है जिसमें रुचि होती है, जिसमें अगर किसी को मतलब इंटरेस्ट भी ना हो, लेकिन जब कभी कहानी पर सुनाया जा रहा है तो वो सुनने के लिए मतलब कह सकते हो इतनी ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है वो कहानी सुनने के लिए कि वो ऑटोमेटिक उसमें रुचि आ जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कहानी में जीवन से रिलेटेड बातें होती है, क्या किस तरीके से, यानी सजीव क्या होता है, सजीव चित्रण यानी सजीव वहाँ पे पूरा दिखाया जाता है। और कल्पना यानी आप अगर कहानी नहीं भी बताया जाता है तो कल्पना कर लिया जाता है, हाँ इसके आगे क्या होगा। तो यही कारण है कि बालकों को कहानी पसंद है, ठीक है। तीसरा जो आपका प्रश्न है कि कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानीकार का जो प्रमुख कौशल होना चाहिए, कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानी का प्रमुख कौशल है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है। देखो फ्रेंड, जब कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी छोटे बच्चे को कहानी सुनाता है, बीच में जाते क्या होता है, वो साइलेंट यानी शांत हो जाता है। तो जो बच्चा होता है बहुत ही मतलब जिज्ञासा होता है उसको कि आगे क्या होगा, वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरित होता है कि इसके बाद क्या होगा। तो इस तरीके से जो कुछ भी या जो कोई भी कहानी सुना रहा है, इतना उसके पास स्किल्स होना चाहिए, कौशल होना चाहिए कि कहानी में कौतूहल और जिज्ञासा भी बना रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है कि कहानी का महत्व क्या है, बताइए। अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया कहानी का महत्व। अब यही सेकंड क्वेश्चन है, वही रिपीट। कहानी का महत्व, तो कहानी ज्ञान की वृद्धि होती है, ठीक है, सर्वांगीण विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, या एक मनोरंजन का साधन है। तो ये बहुत सारे महत्व है जिसको आप आसानी के साथ याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो लोक कथा से क्या लाभ है, आइए जानते हैं। लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। आप सभी को पता है लोक कथा जो रिलेटेड होता है वो राजाओं के घर, यानी कह सकते हो आदर्श, ठीक है, धार्मिक धर्म पे आधारित होता है, शिक्षाप्रद यानी शिक्षा देने वाली होती है। तो इस तरीके से जो भी कथाएं होती है वो लोक कथा में आती हैं। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि मौखिक शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, मौखिक शिक्षण के 2 टाइप्स होते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो ध्वनि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अगला आपका प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं। तो अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है, और इन ध्वनियों के मेल को ही हम क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, तो अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है, और इन ध्वनियों के मेल को ही हम क्या बोलते हैं, तो शब्द कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है।
तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। तभी जो आपका यानी आप कह सकते हो गतिविधि आधारित शिक्षण से क्या आशय है, तो इसमें जो विद्यार्थी होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है, सक्रिय रहता है, ताकि जो कुछ भी वो उसे एक्टिविटी कराया जा रहा है वो कर सके। अगला जो आपका प्रश्न है कि विद्यार्थियों की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो फ्रेंड, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसका जो मूल्यांकन है बाल सभा के द्वारा भी किया जा सकता है, विद्यालय की पत्रिका के द्वारा भी किया जा सकता है, वाद विवाद प्रतियोगिता के थ्रू भी किया जा सकता है, अंताक्षरी प्रतियोगिता के थ्रू भी किया जा सकता है, वार्षिक उत्सव के द्वारा भी। अन्य ऐसे समारोह हैं जिनके माध्यम से उनकी जो भी विद्यार्थी की गतिविधि एक्टिविटी का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। उनका मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है, बाल सभा के द्वारा, वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, अंताक्षरी प्रतियोगिता के द्वारा, और ऐसे अन्य बहुत सारे समारोह हैं जिनके माध्यम से आप विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन कर सकते हो। अगला आपका प्रश्न है कि गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। तो गद्य एवं पद्य में क्या अंतर है, आइए फ्रेंड जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और हमने जो बहुत ही अच्छे से यानी बुक से जब डिस्कस किया था तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। गद्य एवं पद्य में क्या अंतर है, तो गद्य में जो आपका पद्य होता है, सॉरी मैंने गद्य बोल दिया, जो पद्य में होता है, जो पद्य में गति एवं लय, ठीक, जो क्योंकि वो कविता होता है, आप सभी को पता है पद्य जो कविता में ही आता है, तो पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, कहानी की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का उपयोग नहीं होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो पूछे तो यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण, पद्य में क्या होता है, गति एवं लय होता है, लेकिन जो आपका गद्य होता है इसमें गति एवं लय नहीं होता है। पद्य में छंदबद्ध यानी छंद युक्त होता है, लेकिन जो आपका गद्य होता है इसमें यह नहीं होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। अगला जो आपका प्रश्न है, गद्य का अर्थ क्या है। तो गद्य का अर्थ जो है, जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि केवल पद्य में ही क्या होते हैं, छंद होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इन मात्राओं का बंधन नहीं होता, उसे हम गद्य कहते हैं, जिसमें आपका कहानी आ जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य क्या है। सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। पहला, वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। सेकंड, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि करना। थर्ड, मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। तो सूक्ष्म पाठ के जो उद्देश्य हो जाते हैं, पहला यही वाक्यों की रचना में व्याकरण ज्ञान का पूर्ण उपयोग। सेकंड, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। थर्ड, मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान होना। अगला जो प्रश्न है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, द्रुत मतलब क्या होता है या द्रुत पाठ का अर्थ क्या होता है। तो सिंपल, सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए, द्रुत होता है, द्रुत नहीं होता है। द्रुत का सिंपल अर्थ होता है शीघ्रता यानी शीघ्र, ठीक, और पाठ मतलब पढ़ना, ठीक है। तो द्रुत पाठ का अर्थ क्या है, तो द्रुत पाठ का जो अर्थ होता है वो होता है शीघ्रता से पढ़ना। अगला आपका प्रश्न है कि अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। अभिव्यक्ति का क्या अर्थ होता है, तो व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति क्या है, तो व्यक्ति द्वारा जो भी भाव या जो कुछ भी वो कहने का प्रयास करता है किसी दूसरे से, या जो कुछ भी भाव किसी दूसरे के माध्यम से आप कह सकते हो, अपने भाव को जब किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है तो उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वही क्या है, अभिव्यक्ति है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो इन्होंने किस प्रकार स्टेटमेंट मौखिक अभिव्यक्ति पर दिया है, बस ये जानने का प्रयास कीजिए। तो इन्होंने जो प्रोफेसर रमन बिहारी जो लाल ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मानव अपने हृदय के भाव
प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, यानी जिस माध्यम से, क्योंकि वो बोल के ही अपने भाव को प्रकट करता है, या संकेत, बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से वो अपने भाव को प्रकट करता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो ये प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार, जिसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर सकते हो, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उससे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, विचार विमर्श हो गया, इसके माध्यम से भी भाव अपना प्रकट कर सकता है। वार्तालाप हो गया, उसके माध्यम से भी भाव अपना प्रकट कर सकता है। वाद विवाद हो गया, वाद विवाद के भी माध्यम से। चर्चा परिचर्चा के भी माध्यम से। कविता पाठ के भी माध्यम से। भाषण के माध्यम से हो गया। व्याख्यान के माध्यम से। कहानी कथन, ये सभी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। तो आप इसको याद कर सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि लिखित अभिव्यक्ति के साधन है, बताइए लिखित अभिव्यक्ति के कौन कौन से साधन हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति यानी हम लिखकर अपने भाव किस प्रकार किसके माध्यम से हम प्रकट कर सकते हैं। तो पहला तो सार लेखन से, पत्र लेखन से, निबंध से, आत्मकथा से, कहानी लेखन से, नाटक लेखन से, कविता लेखन से, संस्मरण लेखन, यानी जितने भी लिखकर आप जो भी अपने भाव को प्रकट करते हो वो क्या होता है, लिखित अभिव्यक्ति होता है। अगला जो आपका प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए, यानी लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। तो इसका जो परिभाषा होता है कि अपने भाव तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड, जो लिखित अभिव्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा, और आप इसको सबूत के तौर पे भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस जो हमने मौखिक अभिव्यक्ति देखा उसमें मतलब वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन जो लिखित अभिव्यक्ति होता है, जो भाव पहले प्रकट हो जाता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। और मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला आपका प्रश्न है, अक्षर का अर्थ क्या है, अक्षर की परिभाषा क्या है, आप कह सकते हो। तो देखिए, जो नाशवान ना हो, सिंपल अक्षर का जो अर्थ होता है जिसका नाश न किया जा सके, जो नाशवान न हो उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षर कहते हैं। सबसे पहले क्षर का अर्थ होता है, वो होता है नाश होना, और उसमें अ जुड़ गया तो मतलब नहीं, यानी यहाँ पे अक्षर, ठीक, यानी आप कह सकते हो किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है और अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। तो सिंपल आप याद कर सकते हो, अक्षर का अर्थ जो होता है वो होता है कभी भी मतलब उसका नष्ट नहीं होना, यानी क्षर का अर्थ होता है नाश होना, और अ का अर्थ होता है नहीं, यानी किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता। अगला जो आपका प्रश्न है, वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड की परिभाषा क्या होती है। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम है वर्ड, यानी वर्ड अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या क्या होती है, व्यंजनों की संख्या क्या होती है, और कुल वर्ड कितने होते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि शब्द की व्याख्या कीजिए, शब्द की क्या परिभाषा है या इसका उल्लेख कीजिए। तो व्यक्तियों के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों, ठीक है, व्यक्तियों के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित किए जाने वाली ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को ही हम क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, यानी व्यक्ति के विचारों के जो प्रतीक, यानी प्रतीक के रूप में क्या क्या होता है, उच्चारित की जाने वाली ध्वनि होती है, समूह संकेत को ही हम क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके शब्द के दो भेद होते हैं, एक तो होता है ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा होता है वर्णनात्मक शब्द। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला जो प्रश्न है कि उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। उपसर्ग की क्या परिभाषा है।
तो शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमने उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। उपसर्ग आप सभी को पता है पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगता है। तो उपसर्ग के सबसे पहले तो अर्थ जानने का प्रयास आप सभी को करना होगा। यानी शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे अथवा विशेषता उत्पन्न कर दे तो वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे कि मर है, ठीक है, तो मर मतलब क्या होता है, मर जाना यानी मृत्यु उसका हो गया। लेकिन उसमें अगर आप अमर जोड़ देते हो तो क्या वो अमर हो गया, ठीक, तो उसका क्या हो गया, अर्थ चेंज हो गया। हमने शुरू में अ को जोड़ दिया और इसका क्या हो गया, अर्थ चेंज हो गया। उसी प्रकार क्रमण है, ठीक है, क्रमण हो गया। सिंपल इसमें हमने अति जोड़ दिया, ठीक है, अति जब हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, अतिक्रमण हो गया। नैतिक हो गया, तो नैतिक में अगर हम अ जोड़ देते हैं शुरू में उपसर्ग अ तो क्या हो जाएगा, अनैतिक। उसी प्रकार से आलय हो गया, तो आलय में अगर हम न्याय को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, न्यायालय हो जाता है। तो सिंपल आप सभी को यही याद रखना है, उपसर्ग का जो परिभाषा होता है या अब इसका अर्थ आप सिंपल याद कर सकते हो कि शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अ प्लस मर यानी अमर, अतिक्रमण, अनैतिक, न्यायालय। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, तो सिंपल अभी हमने उपसर्ग देखा, तो उपसर्ग हमने बताया कि उपसर्ग क्या होता है, शुरू में लगता है, जो प्रत्यय होता है लास्ट में लगता है। यानी प्रत्यय का अर्थ जो होता है, प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका जो अर्थ होता है वो भी परिवर्तित हो जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। कड़वा शब्द के बाद हट लग जाने से क्या हो जाता है, कड़ुवाहट। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके माध्यम से आप प्रत्यय का उदाहरण बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, इतना ही क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो तो क्या पता इसी में से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी में से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए। तो फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न हैं आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में, आप अपना अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।